डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय औरंगाबाद संलग्न तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट येवती संचलित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय उस्मानाबाद हिंदी विभाग प्रस्तुत करते हैं यात्रा वृत्त चीड़ों पर चांदनी। लेखक निर्मल वर्मा। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर विनोद कुमार विलासराव वायचड़ वेदार्य। हिंदी विभाग वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय उस्मानाबाद तथा शोध निर्देशक एवं निमंत्रित सदस्य हिंदी अध्ययन मंडल डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद। निर्मल वर्मा जी का परिचय। निर्मल वर्मा जी का जन्म 3 मई 1929 को हुआ था तथा मृत्यु 25 अक्टूबर 2005। निर्मल वर्मा जी का परिचय। 3 मई 1929 को शिमला में जन्मे निर्मल वर्मा को मूर्ति देवी पुरस्कार 1995, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1985, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। परिंदे 1952 से प्रसिद्धि पाने वाले निर्मल वर्मा की कहानियाँ अभिव्यक्ति और शिल्प की दृष्टि से बेजोड़ समझी जाती हैं। ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा विभाग में एक उच्च पदाधिकारी श्री नंदकुमार वर्मा के घर जन्म लेने वाले 8 भाई बहनों में से 5वें निर्मल वर्मा की संवेदनात्मक बुनावट पर हिमाचल की पहाड़ियाँ दूर तक पहचानी जा सकती हैं। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से इतिहास में MA करने के कुछ दिनों तक उन्होंने अध्यापन का कार्य किया। 1959 से प्राग चेकोस्लोवाकिया के प्राच्य विद्या संस्थान में 7 वर्ष तक रहे। उसके बाद लंदन में रहते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए सांस्कृतिक रिपोर्टिंग की। 1972 में स्वदेश लौटे। 1977 में आयोवा विश्वविद्यालय अमेरिका के इंटरनेशनल राइटर्स प्रोग्राम में हिस्सेदारी की। उनकी कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी, जिसे 1973 की सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ। वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ शिमला के फेलो 1973, निराला सृजनपीठ भोपाल 1981 से 1983 और यशपाल सृजनपीठ शिमला के अध्यक्ष रहे 1989। 1988 में इंग्लैंड के प्रकाशक रीडर्स इंटरनेशनल द्वारा उनकी कहानियों का संग्रह द वर्ल्ड एल्सवेयर प्रकाशित। इसी समय BBC द्वारा उन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रसारित। प्रमुख कृतियाँ उपन्यास अंतिम अरण्य, रात का रिपोर्टर, एक चिथड़ा सुख, लालटीन की छत, वे दिन। कहानी संग्रह परिंदे, कौवे और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियाँ, बीच बहस में जलती झाड़ी पिछली गर्मियों में, संस्मरण धुंध से उठती धुंध, यात्रा वृत्तांत चिड़ों पर चांदनी, नाटक 3 एकांत। निबंध भारत और यूरोप, प्रतिभूति के क्षेत्र, शताब्दी के ढलते वर्षों से, कला का जोखिम, शब्द और स्मृति, ढलान से उतरते हुए, आपका निधन 25 अक्टूबर 2005 में हुआ। यात्रा वृत्त चीड़ों पर चांदनी, निर्मल वर्मा। इन्हीं पहाड़ों के पीछे न जाने क्या होगा। इन पहाड़ों के पीछे न जाने क्या होगा। जब हम छोटे थे तो अपने घर के बरामदे में खड़े होकर अक्सर एक दूसरे से यह प्रश्न पूछा करते थे
उन दिनों छुट्टी लेकर पहाड़ों पर जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। वे हमेशा हमारे संग थे, हमारे खेलों में, हमारे सपनों में। तब पहाड़ों की शक्ल, उनकी भावभंगिमा बिल्कुल अलग दूसरे किस्म की थी। जैसे माँ की शक्ल जो बच्चों के आँखों में होती है, वह दूसरों के लिए नहीं होती, उसकी पहचान ही अलग होती है। शिमले का वह घर बरसों पहले छूट चुका है। उसके बाद न जाने कितने छोटे बड़े हिल स्टेशनों के होटलों में रहना पड़ा है, किंतु आज भी जब किसी अकेली निर्जन पगडंडी पर चढ़ता हुआ घास के किसी अनजाने द्वीप पर सांस लेने ठिठक जाता हूँ, तो आंखें विस्मय से भर उठती हैं। पहाड़ों की अलंघ्य अभेद्य ऊंचाइयों की तरह इस प्रश्न की रहस्यमयता आज भी वैसी ही बनी है जैसे कभी बरसों पहले बचपन में थी। टॉमस मन का मैजिक माउंटेन बहुत बाद में पढ़ा, किंतु जब पढ़ा तो लगा जैसे इसे बहुत पहले कहीं पढ़ा था। स्विट्ज़रलैंड की पहाड़ी चोटियाँ शिमले से अलग हैं। वहाँ कभी नहीं गए, उन्हें कभी नहीं देखा, किंतु जिस मैजिक माउंटेन की बर्फीली गुफाओं में खोकर हेस्केस्त्रप ने विराट सत्य की उपलब्धि की थी, उसकी क्षणिक उड़ती हुई अनुभूति कितनी बार बचपन में हुई है, क्या उसका लेखा-जोखा करना आज संभव है? रात को सोते समय आकाश साफ होता था। दिसंबर के निबिड़ अंधकार में दूर की पहाड़ियाँ ड्राइंग पेपर पर धूमिल रेखाचित्र सी स्तब्ध निश्चल दिखती थीं। इतनी महीन, इतनी म्लान, लगता था जैसे अंधेरे पर हाथ फेरते ही सब कुछ मिट जाएगा। आकाश कुछ नीचे सरक आता था, धरती को छूता सा, और धरती अपना ओर छोर समेट कर घुटनों पर झुक आती थी, जैसे पहाड़ियों के आगे गुमसुम प्रार्थना कर रही हो। हम बच्चे थे, इस तरह के अजीब अद्भुत चित्रों को आंखों में बसाकर लिहाफ में ठिठुरते हुए सो जाते थे। सुबह कमरे की खिड़कियों से बाहर जाते ही क्षण भर के लिए दिल की धड़कन रुक जाती थी। मैं पलंग से उतरकर कांपते हाथों से सोते हुए भाई बहनों को जगाने लगता था। कुछ ही मिनटों में हम कंबल ओढ़कर खुली खिड़की के सामने बैठे दिखाई देते थे। कल रात सोते समय जो अंधेरी बुरी पहाड़ियाँ देखी थी, वह आज कहाँ हैं? स्कूल जाने वाली हमारी शॉर्टकट पगडंडी, हमारा खुबानी का पेड़, डाकखाने के नीचे पानी का बम्बा, सब कहाँ है? बर्फ का एक सफ़ेद सा पर्दा खींच आया है, जिसमें गड्ढे, नालियाँ, परिचित पगडंडियों, मकानों की छतें सब छुप गई हैं या छिपी नहीं हैं। वह महज एक सफ़ेद मास्क पहनकर उभर आई हैं और हम इन्हें पहली बार नई आँखों से देख रहे हैं। क्या यह शिमला है, हमारा अपना शहर, या हम भूल से कहीं और चले आए हैं? हम नहीं जानते कि पिछली रात जब हम बेखबर सो रहे थे, बर्फ चुपचाप गिरती रही थी। खिड़की के सामने पुराना चिरपरिचित देवदार का वृक्ष था, जिसकी नंगी शाखाओं पर रुई के मोटे मोटे गालों सी बर्फ चिपक गई थी। लगता था जैसे वह सांता क्लॉज हो, एक रात में ही जिसके बाल सन से सफ़ेद हो गए हैं। टेलीग्राफ के तार नीचे की परतों में लिपटकर मोटी सफ़ेद रस्सियों की तरह आकाश में खींच आए थे। हर कुछ क्षणों के बाद इन रस्सियों पर बर्फ़ के आइसिकल फर में लिपटी सफ़ेद गिलहरियों से नीचे लटक आते थे। कुछ देर बाद धूप निकल आती है। नीले चमचमाते आकाश, नीचे बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ धूप सेकने के लिए अपना चेहरा बादलों के बाहर निकाल लेती हैं। चेहरा जो बर्फ़ का मोज़ाइक है, पहाड़ियों के ऊंचे नीचे पोर्टल्स पर टिका हुआ, जिस पर रंग बिरंगे पत्थरों के विशाल हिमखंड चमक रहे हैं।
दिन भर इन चोटियों पर पीले या सलेटी रंग के बादलों का मेला लगा रहता है। पाउडर पफ सा हर बादल हवा में तिरता हुआ अपने सुनहले पंखों से बर्फ के इस मोज़ाइक को पहुंच जाता है। बर्फ और बादलों का यह चिरंतन खेल नारकंडा, डलहौजी, शिमला हर जगह देखा है, किंतु गुलमर्ग की उस चांदनी रात में जो भूले से अचानक देखा था, वह आज भी नहीं भूल पाया हूँ। शुरू अप्रैल के दिन थे। हवा में चाकू की पैनी धार सा तीखापन था। टूरिस्टों का तांता अभी आरंभ नहीं हुआ था और जिस कमरे में मैं ठहरा हुआ था उसके अलावा होटल के सब कमरे खाली पड़े थे। आधी रात अचानक हवा का वेग तेज हो गया। मैं दरवाज़ा बंद करने उठा हूँगा, लेकिन आँख खुलते ही मेरे भीतर यकायक सब कुछ शांत निस्पंद सा हो आया था। चारों ओर एक घना सा सन्नाटा घिर आया था। कभी कभी खाली कमरों के दरवाजे, खिड़कियाँ हवा के झोंकों से खड़खड़ा उठते थे और फिर सब कुछ, छोटी बड़ी जानी अनजानी आवाज़ें एक अथाह शांति में डूब जाती थी। कमरे में हल्की फीकी सी चांदनी बिखर आई थी। खिड़की के पार बीच के तरल अंधेरे को लांघती हुई खिलनमर्ग की चोटियों पर जा टिकी। चांदनी के छुई मुई से झिलमिलाते ऊपर से नीचे तक बर्फ पर फिसल रहे थे। सब कुछ एक दूसरे में चुपचाप सिमट आया था। लगता था जैसे संगमरमर की सफ़ेद चूरे की हल्की हल्की बारिश हो रही है। एक पीला उजला सा आलोक होटल के बाहर पोलो ग्राउंड की घास पर फैलता हुआ हवा में बार बार कांप उठता था। बादल, बर्फ, चांदनी तीनों के अलग अलग रंग थे, अलग अलग लय थी। उस क्षण मुझे लगा मानो किसी मायावी संगीत के चमकीले सुरों में समस्त वन्य स्थल को अपने स्वप्निल निस्पंद पंखों के भीतर समेट लिया हो। लगता था जैसे चांदनी के रेशमी डोरों से खींची हुई खिलनमर्ग की बर्फीली पहाड़ियाँ होटल के कमरे के पास तक सरक आई हों और खिड़की के बाहर हाथ फैलाते ही मैं उन्हें छू लूँगा। पहाड़ों पर चांदनी का यह अद्भुत मायाजाल मैंने पहली बार देखा था। अलौकिक विस्मय से मेरी आंखें अनायास मूंद गई थीं। उस रात मुझे लगा था कि पहाड़ियों में भी सांप की आंख जैसा एक अविस्मृत जादुई सम्मोहन होता है, एक भुतैला सा सौंदर्य जो एक साथ हमें आतंकित और आकर्षित करता है, जिसके मोहपाश में बंधना उतना ही यातनामय है जितना उससे मुक्त होना। जाखू की पहाड़ी से सटा 750 फीट की ऊंचाई पर हमारा स्कूल था। हर शाम बस्ता झुलाते हुए हम पहाड़ी छायाओं के संग नीचे उतरा करते थे। आज हम बहुत नीचे उतर आए हैं। बचपन की यह वह बुलंदी न जाने कहाँ पीछे छूट गई है। उस शाम नौखुचिया से भीमताल आते हुए उस एकाकी निर्जन रास्ते पर अचानक उन पुरानी चिरपरिचित छायाओं से भेंट हो गई और मैं मंत्रमुग्ध सा खड़ा रहा। ढलती शाम की फीकी सुनहरी आभा भूरी पहाड़ियों की ऊंची नीची रेखाओं पर उतर आई थी। उनके पीछे किंतु उनसे सटी हुई एक अन्य पर्वत श्रृंखला आज खुले पंखे से ऊपर जाकर टेढ़ी सी हो गई थी, मानो कोई भीमकाय वनेला जंतु अपनी गर्दन उठाकर आकाश निहार रहा हो। दो पहाड़ियों के बीच गांव की सलेटी छतें ताश के पत्ते से बिखरी पड़ी थी, जिन पर हल्के बैंगनी रंग के गुब्बारे उड़ रहे थे। ये गुब्बारे पहली दृष्टि में बादल लगते हैं, किंतु एकटक देखने से लगता है मानो उनके भीतर से मैली रेत के धुंधले किंतु तीखी रेखाओं से युक्त पिरामिड उभरने लगे हैं। नीले पिरामिड
आकाश, बादल और हवा से मिलकर यह पिरामिड चित्रित हुए हैं। शाम की धूमिल छायाओं ने इन्हें जन्म दिया है। यह पहाड़ी छायाएं एक सी हैं, किंतु हर जगह इनके पल छिन्न बदलते रंगों को देखा है। जाखू की पहाड़ियों पर स्कूल के कमरे की खिड़की से बाहर इन्हें धीरे धीरे धूप के संग उतरते देखा है। बहुत वर्षों बाद कोटगढ़ के सेब के बगीचों में लेटे हुए पेड़ों की सरसराती टहनियों पर रानीखेत की चिड़ की सुईनुमा नुकीली पत्तियों की जाली से इन्हें चुपचाप छनते झरते देखा है। और तब रात झुक आती है। पहाड़ों पर अंधेरा एकदम नहीं आता, एकदम आकर चौंकाता नहीं, न वह उजाले को धकेल कर उसकी जगह ले लेता है, बल्कि दिन का उजाला खुद ब खुद धीरे धीरे अंधेरे में सिमट जाता है। इसलिए पहाड़ी धूप कभी मरती नहीं, सिर्फ अपना रंग बदल लेती है। कालका और शिमला के बीच एक वीरान उपेक्षित हिल स्टेशन है सोलन। अंग्रेज़ों के ज़माने की कुछ कोठियाँ और बंगले यत्र तत्र मिल जाते हैं, खाली और उजाड़, जिनके आगे टू लेट की टूटी फूटी तख्तियाँ झूलती रहती हैं। वहाँ पहाड़ियाँ खामोश रहती हैं। शाम की उनिंदी उदासी में केवल पहाड़ी चरवाहों का गीत स्वर हवा में उड़ता भटकता सुनाई दे जाता है। मोटार रोड से ज़रा नीचे बित्ते भर का चौकर खोखल है, चारों ओर चिड़ के घने झुरमुट में घिरा हुआ। यह खोखल बहुत खामोश है। सफ़ेद पत्थरों पर काई जम गई है, अक्षर मिट गए हैं। चिरंतन मौन के दायरे में पत्थर सोए हैं, बरसों से सो रहे हैं। हवा में पत्ते कांपते हैं और चुपचाप झर जाते हैं। पत्तों के पीले ढेर में पत्थर दब से गए हैं। इन पत्थरों पर जो नाम लिखे हैं उन्हें अनेक बार पढ़ा है। हर एक बार नाम नए लगते हैं। हर बार उन्हें पढ़कर भूल जाता हूँ। मेरे लिए उनका कोई अर्थ नहीं, उनके लिए भी मेरा कोई अर्थ नहीं, किंतु फिर भी मैं हर शाम यहाँ आता हूँ। इनके ज़रा ऊपर घास का एक छोटा सा ढलुआ टुकड़ा है, उठी हुई हथेली सा। मैं हर शाम घास की इस हरी हथेली पर बैठा हुआ खामोश पत्थरों को देखता हूँ, जो पत्थर नहीं हैं, किंतु पत्थरों से अलहदा नहीं हैं। मेरे पैरों की नीचे गीली मिट्टी है, काई कीचड़ में लिथड़े फूल हैं, रंग बिरंगी तितलियां हैं जो एक क्रॉस से उड़कर दूसरे क्रॉस पर बैठ जाती हैं। हवा में एक तेज़ तीखी खुशबू सी फैलने लगती है। यह फूलों की नहीं, पत्थरों की खुशबू है। यह गंध सड़ते हुए पत्तों की खुशबू से मिलती है, उस गंध से मिलती है जो किसी पुरानी पेंटिंग के उखड़े बासी रंगों से आती है। लगता है जैसे पेड़ों की छायाओं के संग पत्थरों का यह मंच धीरे धीरे हिल रहा हो। पीछे पहाड़ियों के एम्फी थिएटर में किसी के पैरों की थाप झाड़ियों के बीच सरसराती सी सुनाई दे जाती है और उसकी गूंज चारों दिशाओं में खटखटाकर पहाड़ी हवा में गुम हो जाती है। "Is there anybody there?" said the traveler, knocking on the moonlight door. यह अजीब सा यात्री कौन है जिसकी पदचाप हमेशा पहाड़ों में सुनाई दे जाती है? चांदनी, पहाड़ी हवा या मृत्यु? और तब अचानक ध्यान भटक जाता है। बरसों पहले की एक शाम स्मृति पटल पर झलक जाती है। 9,000 फीट की ऊंचाई पर नारकंडे का डाक बंगला एक नन्हे घोंसले सा पहाड़ की चोटी पर टिका है। अभी तो बस से उतरा हूँ और बरामदे में बैठकर कॉफ़ी पी है। डाक बंगले के ज़रा नीचे बसों के अड्डे के
पास किसी पहाड़ी देवता का मंदिर है। मंदिर के चारों ओर लाल, नीले, हरे रंग के चिथड़े टंगे हैं जो दिन रात हवा में फरफराते रहते हैं। डाक बंगले के चौकीदार ने मुझे बताया कि हर यात्री किसी पुरानी प्रथा के अनुसार अपना कोई कपड़ा मंदिर में भेंट कर जाता है। इन्हीं कपड़ों को मंदिर की दीवारों के चारों ओर लटका दिया जाता है, किंतु कुछ ही देर में हवा में फड़फड़ाते इन चिथड़ों को अंधेरे ने निगल लिया। मोटार रोड ढलुआ छत के ऊपर हंसिया चांद उग आया है, किंतु दूर पहाड़ियों पर धूप अभी रेंग रही है। एक क्षण के लिए पता नहीं चलता कि 9000 फीट की ऊंचाई पर जो पीला आलोक सिमट आया है वह मिटते सूरज की रश्मि रेखा है या उगते चांद की हलद आभा। पश्चिमी आकाश में कोहरे के ऊपर अंधेरा अलग था, बादल अलग थे और दोनों के बीच सिंदूरी रंग की लंबी विशालकाय व्हेल मछली सी रेखा खींच आई थी, किंतु कुछ ही क्षणों में यह मछली हवा में घुल गई। एक नीली धुंध के छीनी सी चादर पहाड़ियों पर बिछल आई है। लगता है जैसे रात ऊपर से नहीं बल्कि नीचे घाटियों की अतल गहराइयों से निकलती हुई ऊपर आकाश की ओर आ रही है। धुंध के छोटे छोटे रेले धूप और चांदनी दोनों को ही अपने में समो लेते हैं। डाक बंगले के लंबे कॉरिडोर का दूसरा हिस्सा दिखाई नहीं देता। नीली सलेटी परतों में लिपटी यह धुंध इतनी सघन और ठोस है कि उसे चाकू से तराशा जा सकता है। मेरी सारी देह किसी अदृश्य धुएं की अनंत तहों में दबी रह गई है। मुझे लगता है मानो बरामदे की कुर्सी पर मैं नहीं बैठा हूँ, केवल मेरा ओवरकोट धुंध की नीली दीवार पर टंगा रह गया है। नारकंडे की वह रात आज डलहौजी की सुनसान सड़कों पर भटकते हुए सहसा आँखों के सामने घूम जाती है। लगता है जैसे बरसों पहले की धुंध नारकंडे के डाक बंगले से निकलकर बीते समय की अतल अंधेरी घाटियों को पार करती हुई मेरे होटल के आगे बैठ गई हों। होटल के बहुत दूर नीचे कैंट की धुंधुआती बत्तियों के आर पार सितंबर के बादल उड़ते रहते हैं। हर लैंप पोस्ट के इर्द गिर्द चमकीली धुंध का दायरा जमा हो जाता है, मानो आलोक मंडल से आवृत कोई देवदूत पृथ्वी पर आ खड़ा हो। किंतु रात की यह धुंध हमेशा नहीं रहती। पहाड़ों पर भी सुबह होती है। भीमताल। हमारे मकान के पिछवाड़े पहाड़ी पर धूप धीरे धीरे नीचे उतरती है। दूध सी धवल कोमल किरणों के शुभ्र आंचल में ओस में भीगी घास, पत्थर, जंगली फूल झिलमिलाते हैं। कुछ ही देर में यह किरणें हमारे मकान की लालटीन की छत छू लेंगी और नीचे झील के पानी में उतर जाएंगी। मंदिर के घेरे से ज़रा दूर झील की पश्चिमी कोने में छोटा सा टापू है। उसके बीचों बीच पेड़ों का हरा पीला झुरमुट है, जिसकी मटियाली छायाएं दिन भर झील के पानी में तिरती रहती हैं। किनारे पर 3-4 नौकाएं खड़ी रहती हैं। पर्यटकों को द्वीप पर ले जाती हैं और फिर उन्हें वापस किनारे पर पहुंचा देती हैं। टापू पर पके गूलर गिरते हैं। टप 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 पानी भागता है किसी अदृश्य निधि की खोज में। उर्मियाँ सतह पर उठती हैं, दौड़ती हैं, छोटे छोटे बूंदों सी झील के सांवले गालों पर झूलती हैं और फिर गुम हो जाती हैं। हमारे मकान के नीचे दलदल है। कुछ दिन पहले यहाँ झील का जल था, जिसे अब हल्द्वानी और अन्य निकटवर्ती स्थानों के लिए जहाँ जल की कमी है खींच लिया गया है। जब हम यहाँ आए थे
तब दलदल गीली थी, पांव रखते ही नीचे धंस जाती थी। हम घुटनों तक नीचे कीचड़ में फिसलते जाते थे, किंतु अब पिछले 2-3 दिन से कीचड़ का पानी सूख गया है। अब यहाँ बड़े बड़े चौकर केक से काली मिट्टी के टुकड़े उभर आए हैं। जहाँ तहाँ गाय, भैंसों और बकरियों के खुर के निशान दिखाई दे जाते हैं। सामने छोटे से बाजार के आगे बसों का अड्डा है। भुआली, नैनीताल, नौकुचिया, काठ गोदाम जाती हुई बसों का सोया सा हॉर्न झील पार करता हुआ हम तक पहुंच जाता है। हम जान गए हैं कि किस समय अमुक बस कहाँ जा रही है। सुबह, दोपहर, शाम के पल छिन बदलते रंगों के संग झील अपना आवरण उतारती है, निरावृत होकर स्तब्ध भाव से चारों ओर झांकती है और फिर सब की आंख बचाकर धीरे से चुपचाप नया रंग ओढ़ लेती है। दोपहर की उनिंदी घड़ी में आसपास का ताम्रवर्णी जल ठहर सा जाता है। केवल बीच में एक लंबी शहतीर सी चमचमाते पारे की लहर ताल को 2 उजली फांकों में काटती हुई दूर तक फिसलती जाती है। पूरी रात होने पर कुछ पूर्व झील के 2 चेहरे हो जाते हैं, एक हंसता हुआ, दूसरा सोया सा। पानी बंट जाता है, आधा जल गहरा हरा, कहीं कहीं श्यामल, आधा सफ़ेद, जैसे किसी ने चुने का चिट्टा चूरा पानी में घोल दिया हो। अंधेरा बढ़ते बढ़ते यह सफ़ेदी धीरे धीरे झील के श्यामल हिस्से को अपने में ढांप लेती है। झील का रंग आकाश के रंग से मिल जाता है, मानो आसपास की पहाड़ियों के बीच आकाश का ही एक टुकड़ा तारों समेत नीचे आकर औंधा पड़ गया है। शाम की फैलती छाँव में भीमताल का द्वीप डूब जाता है। केवल पेड़ों की झुरमुट का एक धब्बा झील और आकाश की सफ़ेदी पर स्तब्ध सा खींचा रहता है। रात की घनी नीरवता में सब कुछ धीमे धीमे सिमट जाता है। लहरें शांत हो जाती हैं। आखिरी बस बाजार के आगे कोने में ठहर जाती है। दूर टापू में गूलरों के गिरने का स्वर सोते सोते भी सुनाई दे जाता है। टप 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 टप। इस वीडियो को देखने वाले सभी छात्रों और मित्रों को हार्दिक धन्यवाद। अगर आप इसी प्रकार के वीडियो और देखना चाहते हैं तो कृपया करके हमारा हमारे यूट्यूब चैनल की सदस्यता लीजिए। प्रत्येक वीडियो को पसंद कीजिए और अपने मित्रों तक साझा कीजिए। धन्यवाद।